वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले 3 चैप्टर का रिवीजन हम कर चुके हैं, तो अगर आपको देखना है तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, पहले सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं वो पहली बात तो लीनियर होंगी और दूसरी बात उसके अंदर 2 वेरिएबल्स आएंगे, यानी कि जो भी इक्वेशंस होंगी वो 2 वेरिएबल्स वाली होंगी और लीनियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब है कि जब आप इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे, तब आपको एक लाइन मिलेगी। ठीक है, मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसका हम ग्राफ बनाए तो हमें एक लाइन मिले, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके नाम में लीनियर क्यों आया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स होंगे। अब 2 वेरिएबल्स कैसे होंगे, इसके लिए पहले आप यहाँ पर देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो x और y है, ठीक है, x है और y है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है। ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो x और y ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। और जो a b और c है, ठीक है ना, जो a b और c है, a b और c ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक इक्वेशन में a b और c की आपने जो वैल्यू ले ली, उसी इक्वेशन में आप दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन x और y चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होंगे और ये कैसे कांस्टेंट रहेंगे अभी हम सीखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, बदल सकती है। और a b और c ये कांस्टेंट है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी है, इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम a बोलेंगे, जो y का कोफिशिएंट होगा उसको हम b बोलेंगे, और जो अकेला टर्म यहाँ पे बच जाएगा उसको हम c बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन आएगी, मतलब लीनियर इक्वेशन है। अब लाइन कैसे आएगी, ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर और एक और बात देखो, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी है, 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें a b और c क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जो x का कोफिशिएंट है वो a है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो मतलब a की वैल्यू आ गई 5। जो y का कोफिशिएंट है वो b है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है, 3, तो मतलब b जो है, b उसकी वैल्यू आ गई 3। कंपेयर करो इन दोनों को, y की जगह y, b की जगह 3, मतलब b की वैल्यू है 3। और जो अकेला बच गया वो c है, मतलब c की वैल्यू आ गई 2। समझ रहे हो? तो यहाँ से a b और c जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, ठीक है ना, इसके अलावा अभी हम थोड़ा एडवांस में भी जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एडवांस में भी थोड़ा जाएंगे, लेकिन उससे पहले जितना क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, मतलब जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया, इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले वो देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड a b एंड c। ठीक है, मतलब कि हमें इस फॉर्म में लिखनी है ये सारी इक्वेशन और फिर a b और c निकालना है। तो यहाँ पर देखो खास बात क्या है कि राइट हैंड साइड में 0 बचना चाहिए, सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4x तो पहले से लेफ्ट में है, 5y भी लेफ्ट में है इक्वल टू के, 9 उस तरफ है, तो जो चीज उधर प्लस में है इधर आएगी माइनस में, यानी -9 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0।
तो ये इक्वेशन इस तरह से हमने लिख दी। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ x के साथ क्या है 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। जो y के साथ है वो b है, y के साथ कौन है 5, तो मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 5। जो कांस्टेंट टर्म अकेली बच गई वो c है, तो c की वैल्यू हो गई -9। याद रखना यहाँ पे 9 नहीं बल्कि -9 लिखोगे आप। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से वहां पर देखो जरा एक बार। ठीक, यहां पर देखो, यहां पर क्या है 3x + 2 = 0। x वाली टर्म तो हमें नजर आ रही है, y वाली गायब है। अब क्या करेंगे हम, हमें तो दो वेरिएबल चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ 3x, ठीक है ना। y वाली चीज 0 है ही नहीं, मतलब समझो 0 है, तो उसको आप लिख दो 0y। 0 × y 0 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो ये +2 था ये बाद में लिख दो, बराबर कितना लिख दो 0। ध्यान से देखो, 3x की जगह 3x लिखा, ठीक है, +2 की जगह +2 रखा। अब यहाँ पे y था ही नहीं तो उसको 0y लिख दिया, 0 × y 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, x के साथ वाले को a बोलेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, y के कोफिशिएंट को b बोलेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 0, जो ये बच गया इसको c बोलेंगे, c की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो, तीसरे में फिर से हम क्या करेंगे, इसको इसके जैसा लिखेंगे, x y और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे x तो पहले से लेफ्ट में है, ये जो -5y है इक्वल टू के राइट में, इसको लेफ्ट में लाओगे माइनस से प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा +5y। कांस्टेंट टर्म इसमें नजर नहीं आ रही, प्लस में 0 लिख दो, इक्वल टू के बाद तो 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, कंपेयर करोगे a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, जिधर x है, x पॉजिटिव रखते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है ना, तो x उधर पहले से पॉजिटिव है, इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए उधर ही ले जाओ सबको। तो यहाँ 0 बचेगा, उधर क्या हो जाएगा, देखो ये 2x, ये +5 कहाँ जाएगा माइनस में। यहाँ पे y वाली चीज़ गायब है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, इसको लिखो 2x + 0y - 5। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा करना है तो जो उधर लिखा है वो इधर लिख दो, जो इधर लिखा है वो उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो 2x प्लस में 0y माइनस में 5 = 0। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे x बराबर 5 लिखूँ या 5 बराबर x लिखूँ, एक ही बात होती है। तो वही चीज़ क्या है, मैंने जो उधर था इधर, इधर था उधर। तो यहाँ से कंपेयर करो जरा, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई 0, c की वैल्यू कितनी हो गई -5। ठीक है, c की वैल्यू कितनी हो गई -5। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब थोड़े से और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट अब सीख लेते हैं, इसके बाद तब हम आगे बात करेंगे। जब आप ये सारी बातें जान लोगे तब आपको थोड़ी एडवांस नॉलेज हो जाएगी, आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। ठीक है, जो इक्वेशन होती है हमारे x एक्सिस की, ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में अगर रिवीजन वीडियो देखी थी तो आपको सारा कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर जो x एक्सिस होता है हमारा, ठीक है, x एक्सिस भी तो एक लाइन ही है, तो जो ये x एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है y = 0। जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि भाई x एक्सिस की इक्वेशन बता दो, तो आप बोलोगे y = 0। क्यों होती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि x एक्सिस पे, कहाँ पे, x एक्सिस पे y हमेशा 0 रहता है। ठीक है, x एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ, y कितना रहना है, y 0 रहना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y = 0। इसी तरह से अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो इक्वेशन किसकी पूछी जा रही है, y की, तो y का उल्टा समझो x, तो x हो जाएगा 0, यानी कि x = 0 y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना, MCQ में ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सी इक्वेशन है जो y एक्सिस की है या फिर कौन सी इक्वेशन है जो x एक्सिस की है। तो अगर आपको ये बात पता है तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोट करना है वो क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस इज y,
फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,2, ठीक है ना भाई, एक्स इसका 3 है, वाई कितना है, वाई 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 2, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,2। अब मेरे से अगर कोई पूछेगा, ठीक है, पॉइंट क्या है मेरे पास 3,2, कोई मेरे से ये पूछ ले एग्जाम में कि जो 3,2 है ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो मैं उसका वाई कोऑर्डिनेट बता दूंगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, मतलब कि एक्स एक्सिस से ये 2 यूनिट की दूरी पे है। आप चाहे चेक कर लो, ये रहा ये पॉइंट और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, इससे कितनी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है। ये दूरी क्या है देखो 2 यूनिट, और 2 क्या चीज है यहाँ पे वाई की वैल्यू, ठीक है, 2 क्या है यहाँ पे वाई की वैल्यू। फिर से आप देखो ये 2 यूनिट, ठीक है, ये 2 यूनिट क्या है वाई कोऑर्डिनेट इसका। तो मतलब जब भी कोई पॉइंट हमसे ये पूछा जाए कि वो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो एक्स की बजाय हम देखेंगे वाई का कोऑर्डिनेट, तो वाई की दूरी पे होगा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया, वाई बता दो। इसका उल्टा अगर पूछा जाए कि भाई वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट बता देंगे। वाई से डिस्टेंस पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो मतलब कि ये वाई से 3 यूनिट की दूरी पे है। आप चाहे चेक कर लो, ये रहा पॉइंट और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है ये, क्या ये दूरी इसी के बराबर है, बिल्कुल, कितना है ये 3 है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, तो आप उसका वाई कोऑर्डिनेट बताओगे, और वाई से पूछा गया तो एक्स कोऑर्डिनेट बताओगे। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो 2 छोटे छोटे पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है, ये दोनों, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इनको जरा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आराम से आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस p यूनिट्स फ्रॉम इट इज y इज इक्वल टू p, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जो x एक्सिस के पैरेलल हो और x एक्सिस से p यूनिट की डिस्टेंस पे हो या p यूनिट की दूरी पे हो, तो हम लिख देंगे सीधा सीधा y बराबर p, मतलब कि पैरेलल किसके थी x के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे y, और जितनी दूरी पे पैरेलल थी वो बराबर लिख दो y के। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे x के पैरेलल एक लाइन बनाई, मैंने यहाँ पे x के पैरेलल एक लाइन बनाई जो x से कितनी दूरी पे है, देखो x एक्सिस ये रहा, यहाँ से ऊपर जाओ 5, x से 5 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है ना। ये दूरी जो है, ये दूरी कितनी है 5 यूनिट, ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई 5 यूनिट। तो मतलब जो p है इसकी वैल्यू 5 हो गई, और जो ये हमारी लाइन है, जो ये हमारी लाइन है, ये लाइन पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये इसके पैरेलल, तो जो हमारी लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस है 5। तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, पैरेलल अगर एक्स की होगी तो यहाँ आएगा y, और बराबर में जितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है 5, तो p की वैल्यू आ गई 5, यानी इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 5। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से नीचे मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो y के पैरेलल हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया y के पैरेलल एक लाइन, ठीक है, जो y के पैरेलल हो। अब देखो ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, एंड पासिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस q यूनिट्स, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू q, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो ये जो है ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 3 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। हम यहाँ पे ये साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसीलिए q की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है, -3, मतलब डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको, डिस्टेंस नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम साइन की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, -3 और +3, उधर से होता तो +3, इधर है तो -3। तो फिर से बता रहा हूं मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो x के पैरेलल है तो पहले लिखोगे y,
जितनी दूरी पे है वो लिख दोगे। इसी तरह से अगर आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो y के पैरेलल है तो लिखोगे x, y के पैरेलल तो x, x के पैरेलल तो y। ठीक है, x लिखोगे, जितनी दूरी पे है प्लस माइनस में वो लिख दो साइन के साथ। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताओ y इक्वल टू 5 किस एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू 5 अगर y लिखा है तो x एक्सिस के पैरेलल है, x इक्वल टू -3 किस एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे अगर x आ रहा है तो ये y के पैरेलल है। ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें करना है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब कि जो नोटबुक की कॉस्ट है, ठीक है, वो डबल है, ट्वाइस है जो कॉस्ट है पेन की उससे। यहाँ पे आगे बोला गया राइट ए लीनियर इक्वेशन, मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, जिसके पास 2 वेरिएबल हो और जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सके इस सिचुएशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ठीक है, जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट को मैंने मान लिया x रुपीज है। कितनी है, x रुपीज। ठीक है, या रुपीज पहले लिखो फिर x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आ गई नोटबुक की वो कितनी, x रुपीज आ गई, और जो कॉस्ट है, ठीक है, पेन की, वो मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, y रुपए मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नोटबुक की कीमत थी, नोटबुक की कीमत x रुपए है, ये बराबर थी डबल के, ट्वाइस के। किसके ट्वाइस के, पेन की कॉस्ट के। तो पेन की कॉस्ट कितनी है, पेन की कॉस्ट है y, तो ये इसके ट्वाइस के बराबर है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो नोटबुक की कीमत है x, वो ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स है पेन की कीमत के। पेन की कीमत कितनी है, y। तो ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। नोटबुक की कीमत डबल है, ट्वाइस है पेन की कीमत की। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके कितने सॉल्यूशन है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है एक जर्नल सी बात कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये बहुत सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन का ग्राफ बनता है, इस लाइन पे जितने पॉइंट आते हैं सारे के सारे पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन होते हैं। और हमें पता है कि लाइन पे जो पॉइंट होते हैं वो गिने नहीं जा सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर एक लाइन बनेगी, लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, जितने पॉइंट होंगे उतने सॉल्यूशन होंगे, हम पॉइंट गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन दी जाएगी तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला है 4 सॉल्यूशन लिखो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसके भी बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, उनमें से हमें कोई से भी 4 लिख देने हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर आप सबसे पहले कोई एक वेरिएबल लेफ्ट में बचाओ, बाकी सारी चीजें राइट में ले जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे x बचाया, 6 अपनी जगह है, प्लस 2y में ले गया इधर। अब यहाँ पर जो आप राइट में ले गए हो उसकी अलग अलग वैल्यू पुट करो अपनी मर्जी से कुछ भी, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, x की वैल्यू मिलती जाएगी, और जो वैल्यूज मिलती जाएंगी उनको आप एक टेबल में नोट करते जाओगे। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, पहला सॉल्यूशन के लिए xy, दूसरे सॉल्यूशन के लिए xy, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। एक x और एक y का जोड़ा जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा उसको हम एक सॉल्यूशन गिनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पुट y इज इक्वल टू 0।
मैंने क्या करा, y को 0 पुट कर दिया, तो तुरंत y के आगे आप 0 लिख दो। जब मैंने y को 0 पुट किया तो यहाँ पर आ जाओ, x इज इक्वल टू 6 था, -2 था, उसके बाद y था, लेकिन y की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी है, 0 पुट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6, 2 इंटू 0 0 हो गया, 6 माइनस 0 6 होता है। यानी कि जब मैं y को 0 पुट कर रहा हूं तब मुझे x 6 मिल रहा है, तो y की इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू जो आ रही है वो 6 आ रही है, तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा 6,0। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप क्या करो, आप कुछ और पुट कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल, पुट y की वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, आप तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे y की जगह 1 रखना है आपको, y की जगह कितना रखना है 1, तो y के आगे पहले तो 1 लिख दो। y की जगह 1 लिखोगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 6 माइनस 2 कितना 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, इतना हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ और पुट कर दो आप। मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया y की वैल्यू को 2, मैंने y को कितना पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, तो y के आगे आप 2 लिख दो। ठीक है, किस इक्वेशन में पुट करना है हमेशा, इसमें। ठीक है, तो y की जगह 2 पुट किया, तो यहाँ पे 2 सोचो, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 कितना होता है 2 होता है, तो x की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, तो यानी कि x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 3, y की जगह 3 पुट कर दिया, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, y की जगह 3 है, तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0, x कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था भाई, 4 सॉल्यूशन लिख दो, तो 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक हो जाएगा 6,0, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 4,1, तीसरा क्या हो जाएगा 2,2, चौथा क्या हो जाएगा 0,3। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन 6,0, दूसरा 4,1, तीसरा 2,2, अगला 0,3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बोला गया विच इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, मतलब कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है इसमें से। तो आपको याद रखना है कि आपको इसको कंपेयर करना होता है x, y से। मतलब जैसे कि पहली वैल्यू आप x से लोगे, दूसरी वैल्यू कंपेयर करोगे y से, तो जहां जहां वहां पे x y है वहां पे ये पुट करो। अगर LHS और RHS बराबर हो गए तो ये सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं हुए तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की जगह 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ रही है 2, y की जगह 2 पुट करो। क्या ये 5 के बराबर होता है, नहीं होता। ठीक है ना, 2 और 1 3, 5 के बराबर नहीं होता, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जब ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम अगले को चेक करेंगे। ठीक है, अगले में भी जो पहली वैल्यू है ये x हो जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या है y। ठीक है ना, x, y से रिलेट करते हैं, तो x की जगह यहाँ पर 2 पुट कर दिया, y की जगह क्या 3 पुट कर दिया। क्या ये 5 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब क्या, ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से इनको भी चेक कर लेना। ठीक है, तो मतलब कि ये भी नहीं होगा चेक करोगे तो ये भी नहीं होगा, करके देख लेना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2,3 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक, अब अगले पे आ जाओ। अगले में क्या बोला गया है, फाइंड के, मतलब के की वैल्यू बता दो अगर इफ x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है वो सॉल्यूशन है इसके। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी क्या बताया पीछे, सॉल्यूशन तभी होगा जब x और y की वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की वैल्यू बराबर होती हो। और यहाँ पर तो पहले से ही बोल दिया सॉल्यूशन है, तो मतलब अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट किया जाए तो चीजें बराबर होनी चाहिए। तो पुट कर दो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। किस में पुट करेंगे, इसमें। तो यहाँ पे है पहले 2x, x की जगह पर 2 है, फिर है प्लस 3y, y की जगह पे 1 है, बराबर में k है। तो 2 2 जा हो गया 4, 3 1 जा हो गया 3, बराबर हो गया k, 4 प्लस 3 आ गया 7।
तो ये भी हो गया। ठीक है ना, आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। इसके बाद क्या बोला गया, ड्रॉ दी ग्राफ फॉर दिस, इसका ग्राफ बना लो भाई। ठीक है, ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम 2 सॉल्यूशन, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने होते हैं। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम पीछे देख ही चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या करना है भाई, कम से कम 2 निकालो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है आप 3 निकाल लो, टाइम नहीं है तो 2 तो निकालने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो x बराबर 4 माइनस वाई, मैंने क्या कहा, एक तरफ सिर्फ एक वेरिएबल बचाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। ठीक है, फिर एक टेबल बना लो। ठीक है, कम से कम 2 निकालने हैं आपको, हालांकि मैं यहाँ पे 3 निकाल रहा हूँ। ठीक है, 3 में आंसर चेक हो जाता है। चलो अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, मैंने यहाँ पे लिखा पुट y इज इक्वल टू 0। वाई अगर मैं 0 पुट करूँ तो x कितना हो जाएगा, देखो। ठीक है, इस वाली केस में पुट करना है, आप इसको नाम दे दो, चलो 1। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस y था, y की वैल्यू 0 आ गई, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 4। मतलब मैंने y को कितना पुट किया था, 0, तो y के आगे 0, x कितना आया, 4। इसी तरह से अगर मैं y को 4 पुट कर दूँ, सीधा क्या पुट कर दूँ, 4, तो यहाँ से y को अगर 4 पुट करोगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर क्या लिखोगे, पुट y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, y को 4 पुट करते ही 4 माइनस 4 x 0 हो गया। इसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, ठीक है, x नहीं y। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हैं वैसे तो, पर फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि जो राइट साइड में वहीं पुट करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना, 2 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, y की जगह 2 रखो, 4 में से 2 गया 2, यानी कि x की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब इनको आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है। बहुत ईजी होता है ग्राफ पे प्लॉट करना। कैसे करोगे, देखो पहला पॉइंट क्या है, x 4 है तो y 0 है, तो x 4 y 0, तो x पे आ गए हम, x 4 y 0, मतलब यही पॉइंट होगा वो, y 0 होने का मतलब वो पॉइंट ही x एक्सिस पे होगा। अगला क्या है, x 0 y 4, x 0 y 4 मतलब y एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या था, x 4 y 0, ये दूसरा पॉइंट क्या आया, x 0 y 4, पहले x लिखना है फिर y लिखना है। अगला क्या है 2, 2, x 2 y 2, ठीक है ना, x भी 2 है और y भी कितना है, 2 है, तो यहाँ कहीं आएगा। देखो x कितना 2, y कितना 2। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको जोड़ दो। ठीक है, इनसे जाते हुए क्या खींच दोगे, एक लाइन। ठीक है, ये तीनों सीधी लाइन में है, मतलब हमने सही किया है। ठीक है, ये पॉइंट क्या था, 2, 2। इसके ऊपर इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, क्या थी, x जमा वाई बराबर 4, तो x जमा वाई बराबर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ बन गया। ऐसी कोई भी ग्राफ आए आपके एग्जाम में आप बना लेना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है कि इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस फाइंड ए, मतलब कि ये इसके ग्राफ पे लाई करता है। जब ग्राफ पे लाई करेगा मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा। मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि जो लाइन बनेगी, ठीक है ना, आपने देखा ना भी ग्राफ में क्या बनी, लाइन। ठीक है, वो लाइन है तो मतलब लीनियर इक्वेशन थी, और जो लाइन बनेगी इस पे जितने पॉइंट होंगे सब उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई ये इसके ग्राफ पे ही लाई करता है, मतलब वो इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब x की जगह ये रख दो, y की जगह ये रख दो, तो रख दो यार। यहाँ पर क्या है, 3y, y की वैल्यू देखो क्या है, 4, ये y की वैल्यू है, और जो 3 है ये x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू कितनी है, 4, तो y की जगह रखा 4, इक्वल का निशान है लगा दो, फिर a फिर x है, x की वैल्यू कितनी है, 3, जमा में क्या है 7, तो 3 चौक 12, यहाँ पर क्या है a इंटू 3 मतलब 3 है, प्लस में 7 आएगा माइनस में, 12 माइनस 7 हो जाएगा, उधर बचा रहेगा 3a, 12 में से 7 गया 5 बचा, तो यहाँ से a निकालोगे 3 आ जाएगा डिवाइड में। ये सॉल्यूशन है इसका, a की वैल्यू आ गई 5/3। मतलब करना क्या है, अगर वो इस पे लाई करता है तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, इक्वेशन में पुट करो, कैलकुलेट करो, जो निकालना है निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। चलो ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या 3,2 इसका एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है या नहीं पूछा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो भाई x और y की वैल्यू ये रख दो, ये x की है y की, अगर दोनों तरफ एक जैसा आ गया तो सॉल्यूशन है, नहीं है तो नहीं है। x की जगह 3 रखा, y की जगह 2 रखा, क्या ये 6 होता है, नहीं होता है, काट देंगे, यानी कि 5 तो 6 के बराबर नहीं होता, तो हम बोलेंगे नो, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। हो गया ये, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो जल्दी मिलेंगे अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।